क्या होगा अगर ये बात पूरी तरह से साबित हो जाए कि आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस जैसी कोई जन्मजात चीज होती ही नहीं है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि कुछ लोग पैदाइशी कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल। मतलब ये कोई ऐसा जादुई वरदान नहीं है जो जन्म के समय कुछ गिने चुने खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है और बाकी लोग बस जिंदगी भर डर के साए में जीने के लिए मजबूर होते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ बेहद दिलचस्प रिसर्च लेखों और मनोविज्ञान के नोट्स को खंगालने वाले हैं और उस सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाएंगे जो इंसान का दिमाग रोज बोलता है। और आज का हमारा विषय बहुत ही व्यावहारिक है, मतलब खुद पर यकीन कैसे किया जाए। ये एक ऐसा विषय है जिसकी जड़ें इंसान के रोजमर्रा के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। एकदम सही कहा। और जब हम इन सारे मनोवैज्ञानिक अध्ययनों और नोट्स को देखते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। हाँ, वो तस्वीर ये है कि आत्मविश्वास कोई स्वभाव या लक्षण नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के डीएनए में छपी हो। रिसर्च ये दिखाती है कि ये पूरी तरह से एक कौशल है, एक स्किल है। मतलब एक ऐसी आदत जिसे बिल्कुल जिम में जाकर बाइसेप्स बनाने की तरह रोजाना की छोटी छोटी कसरतों से मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल, कसरत वाली बात एकदम सटीक है। तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। मैं ये सोच रही थी कि जब हम किसी शारीरिक कसरत की बात करते हैं तो गणित बिल्कुल सीधा होता है ना? वजन उठाया, मांसपेशी बनी। हाँ, कारण और परिणाम दोनों आंखों के सामने होते हैं। लेकिन दिमाग के स्तर पर जब बात खुद पर यकीन करने की आती है तो ये गणित इतना उलझा हुआ क्यों लगता है? ये उलझन इसलिए है क्योंकि हम दिमाग के काम करने के तरीके को गलत समझ लेते हैं। और इसीलिए इस चर्चा का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ सिद्धांतों को समझना नहीं है। इन स्रोतों से हमने आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 5 बेहतरीन मनोवैज्ञानिक पाठों को निकाला है और उन्हें एक बेहद व्यवहारिक रोजमर्रा के एक्शन प्लान में बदल दिया है। जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एक्शन के सिर्फ बातें रह जाती है। बिल्कुल। इस एक्शन प्लान में 4 छोटी छोटी दैनिक आदतें शामिल हैं। लेकिन इन आदतों पर जाने से पहले हमें उस सबसे पहली रुकावट को समझना होगा जो इंसान को शुरुआत ही नहीं करने देती। दिमाग आखिर ऐसा करता क्यों है? देखिए, इस रुकावट को समझने के लिए हमें मानव विकास के इतिहास और हमारे दिमाग की पुरानी वायरिंग में झांकना होगा। परेशानी असल में तब शुरू होती है जब इंसान असली आत्मविश्वास का गलत मतलब निकाल लेता है। गलत मतलब? मतलब लोग अक्सर क्या मान बैठते हैं? लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है उसे कभी घबराहट नहीं होती, उसके हाथ नहीं कांपते। लेकिन मनोविज्ञान बिल्कुल अलग बात कहता है। अच्छा, तो मनोविज्ञान के हिसाब से असली कॉन्फिडेंस क्या है? असली आत्मविश्वास का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाना है। और यहीं पर इंसान का दिमाग एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो भावनाओं को और ठोस तथ्यों को आपस में मिला देता है। हाँ, यानी मन में उठने वाली किसी लहर को, किसी फीलिंग को पत्थर की लकीर मान लेना। ये भावनाओं और तथ्यों का घालमेल असल में कैसे काम करता है? मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कल सुबह दफ्तर में एक बहुत जरूरी मीटिंग में बोलना है जी। ये एक ठोस तथ्य है, एक फैक्ट है कि कल 11 बजे मीटिंग है। हाँ, ये तो एक सच्चाई है। लेकिन अचानक दिमाग में एक विचार आता है, मैं बोलते बोलते अटक जाऊंगा, सब मुझ पर हंसेंगे, बहुत बेइज्जती होगी। अब देखिए, ये सिर्फ एक भावना है, एक डर है। बिल्कुल, ये तो अभी हुआ ही नहीं है। सही कहा। लेकिन इंसान का दिमाग उस डर की भावना को ही आने वाले कल का पक्का तथ्य मान लेता है। वो ये मान लेता है कि चूंकि अभी पेट में घबराहट महसूस हो रही है, इसलिए कल फेल होना निश्चित है। अरे बाप रे! और यहीं पर हमारे दिमाग का वो पुराना अलार्म सिस्टम खेल में आ जाता है ना? ये अक्सर कहा जाता है कि हमारा दिमाग हजारों साल पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। एकदम सही। इंसान का दिमाग एक ऐसे अति उत्साही सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है जो रसोई में सिर्फ रोटी जलने के धुएं को देखकर पूरी बिल्डिंग का सायरन बजा देता है। मतलब वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देता है। हाँ, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो झाड़ियों में कोई भी आहट सुनकर डरना जरूरी था, क्योंकि वो कोई खूंखार जानवर या शेर हो सकता था। तब तो जान बचाना ही सबसे जरूरी काम था। बिल्कुल। उस समय दिल की धड़कन बढ़ना, मांसपेशियों में तनाव आना, ये सब शरीर को भागने या लड़ने के लिए तैयार करते थे। लेकिन आज के जमाने में तो झाड़ियों के पीछे कोई जानवर नहीं छुपा है। आज का वो शेर या खतरा एक माइक हो सकता है, एक इंटरव्यू हो सकता है, या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। हाँ, खतरा बदल गया है, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया वही है।
धुआं सिर्फ एक छोटी सी घबराहट का होता है, लेकिन दिमाग का वो सुरक्षा गार्ड पूरे शरीर में डर का सायरन बजा देता है। और मजे की बात यह है कि शरीर आज भी उस माइक या इंटरव्यू को देखकर ठीक वैसा ही प्रतिक्रिया देता है जैसे वो किसी जानलेवा खतरे को देता था। एकदम। पसीना आना, गला सूखना, ये सब बेवजह एक ऐसी लड़ाई की तैयारी है जो असल में है ही नहीं। इस पर स्रोतों में एक बहुत ही कमाल का नजरिया दिया गया है। भविष्य की डरावनी कल्पनाएं करना ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने बैंक से कोई लोन लिया ही नहीं है, लेकिन वो अभी से उसके भारी ब्याज की किश्तें चुकाने लगा है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। बिना लोन के ब्याज भरना, है ना? इंसान रात को 2 बजे पसीने से भीगा हुआ इस बात पर परेशान होता है कि अगर 5 साल बाद नौकरी चली गई तो क्या होगा। घटना अभी घटी नहीं है, कल कुछ खराब होगा या नहीं ये किसी को नहीं पता। लेकिन उसका पूरा मानसिक तनाव आज इसी वक्त झेला जा रहा है। बिल्कुल। इस मानसिकता को मनोविज्ञान की भाषा में सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करना कहते हैं। ये खुद पर यकीन करने के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब एक छोटी सी गलती की संभावना से दिमाग पूरी तबाही की फिल्म बना देता है। अटक जाऊंगा, लोग हंसेंगे, नौकरी जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है दिमाग में। तो यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी जो शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा। क्या डर हमेशा पूरी तरह से गलत या बुरा होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये डर ही नहीं है जो कभी-कभी इंसान को किसी बड़ी खाई में गिरने से बचाता है या उसे तैयारी करने के लिए मजबूर करता है? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जिस पर गौर करना जरूरी है। डर पूरी तरह से बुरा नहीं है। अगर कोई बिना किसी तैयारी के, बिना कुछ पढ़े एक बड़ी परीक्षा देने जा रहा है, तो जो डर महसूस हो रहा है वो पूरी तरह से जायज है। हाँ, वो तो एक तरह से कॉमन सेंस है। बिल्कुल। वो डर एक चेतावनी दे रहा है कि कुछ पढ़ लो वरना परिणाम खराब होंगे। लेकिन आधुनिक जीवन में ज्यादातर खतरे जानलेवा नहीं होते। समस्या तब आती है जब तैयारी पूरी हो, मेहनत की गई हो, लेकिन फिर भी डर इंसान को एक कदम भी न उठाने दे। मतलब डर को हम कैसे देखें फिर? डर को हमेशा एक सिग्नल या चेतावनी की तरह देखना चाहिए, न कि रुकने के एक लाल बोर्ड की तरह। ये बात। और स्रोतों से मुझे एक और बेहतरीन उदाहरण याद आ रहा है। भावनाएं मौसम की तरह हैं, जैसे बादल और बारिश, और हमारा एक्शन जमीन की तरह है। हाँ, मौसम वाला नजरिया। मतलब हम बारिश देखकर चलना तो नहीं छोड़ते ना, बस छाता ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इन सारी मनोवैज्ञानिक बारीकियों का असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? यहाँ से हमारी कार्य योजना की पहली आदत जन्म लेती है। और वो आदत क्या है? आदत नंबर 1, मानसिक ठहराव। जब भी दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मुझसे ये काम नहीं होगा, तो तुरंत हथियार डालने के बजाय एक पल के लिए रुकें। सिर्फ रुकना है? हाँ, और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या ये एक फीलिंग है या एक फैक्ट है? क्या वाकई में कोशिश की जा चुकी है और 100 बार असफलता मिल चुकी है? और अगर जवाब नहीं है तो ये सिर्फ दिमाग के उस अति उत्साही सुरक्षा गार्ड का बजाया हुआ झूठा सायरन है। बस उस भावना को मौसम के बदलते बादलों की तरह स्वीकार करें और अपनी मंजिल की तरफ चलना जारी रखें। ये मौसम वाला नजरिया बहुत सटीक है। भावनाएं बदलती रहेंगी, लेकिन वे हमारे कदमों को रोकने का कारण नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि दिमाग बिना बात के अलार्म बजाता है, तो अगला कदम उस अलार्म के साथ बजने वाली तेज आवाज को संभालना है। वो आवाज जो हमारे अंदर 24 घंटे चलती रहती है। हमारे मन की अपनी बातचीत है ना? हाँ, इंसान का आंतरिक संवाद। जब इंसान अकेला होता है तो वो सबसे ज्यादा बातें खुद से ही कर रहा होता है। और अक्सर वो बातें बहुत अच्छी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इंसान का अपने आप से जो रिश्ता होता है वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता होता है। लेकिन अजीब विडंबना यह है कि हम इसी रिश्ते को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। मनोवैज्ञानिक स्रोत भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इंसान अक्सर खुद का सबसे कठोर आलोचक होता है, सबसे बड़ा क्रिटिक। सही कहा। अगर इसे एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए किसी इंसान का कोई सबसे अच्छा दोस्त बहुत घबराया हुआ है या उससे कोई बड़ी गलती हो गई है, तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं? वे उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। वे कहते हैं, कोई बात नहीं, तूने मेहनत की थी, ये दुनिया का अंत नहीं है, अगली बार बेहतर होगा। बिल्कुल। हम उसे उसकी पिछली सफलताओं की याद दिलाते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब वही गलती किसी इंसान से खुद हो जाती है, तो उसके अंदर की आवाज कैसी होती है? अरे वो आवाज तुरंत कहती है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, मुझसे तो जिंदगी में कभी कुछ सही होता ही नहीं है।
हम खुद को इतनी बेरहमी से कोसते हैं जितनी बेरहमी से हम अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी बात नहीं करते। ये बहुत ही डरावना सच है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ये नकारात्मक आवाज बार बार दोहराई जाती है, दिन में 100 बार गूंजती है, तो इंसान का दिमाग उसे एक परम सत्य मानने लगता है। वो आवाज हमारी पहचान बन जाती है। हाँ, और यहीं पर रिसर्च में दी गई एक बहुत ही मजेदार और असरदार तकनीक काम आती है। इसे हम चिंटू तकनीक कह सकते हैं। चिंटू तकनीक, ये दिलचस्प लग रहा है। हाँ, स्रोत सुझाव देते हैं कि इंसान को अपने अंदर की इस नकारात्मक लगातार आलोचना करने वाली आवाज को एक अलग नाम दे देना चाहिए, जैसे चिंटू, रमेश या कोई भी ऐसा नाम जो थोड़ा हास्यास्पद हो। ये सुनने में भले ही कोई बच्चों का खेल लगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। और अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो ये बहुत गहरा है। मैं ये सोच रही थी कि जब इंसान उस आवाज को एक अलग नाम देता है तो वो वास्तव में अपनी पहचान को उस नकारात्मक विचार से अलग कर रहा होता है। मतलब विचार हम नहीं हैं, विचार सिर्फ एक मेहमान है। एकदम सही। विचार सिर्फ दिमाग के घर में आए हुए मेहमान हैं। जैसे अगर किसी का कोई ऐसा रूममेट हो जो दिन भर हर बात पर शिकायत करता हो, तो इंसान उसकी बातों को दिल पर नहीं लेता। हाँ, वो बस सोचता है, अरे इसकी तो आदत ही है बड़बड़ाने की, है ना? बहुत खूबसूरती से हम अपने विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति मन में ये सोचता है कि ये मैं नहीं हूं जो इतना डरपोक महसूस कर रहा है, ये तो बस दिमाग का वो पुराना पैटर्न है जो शोर मचा रहा है, तो उस विचार की चुभन आधी रह जाती है। तो यहाँ से हमारी कार्य योजना की दूसरी आदत बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। आदत नंबर 2, आंतरिक संवाद का नया तरीका। मतलब खुद से बात करने का तरीका बदलना। हाँ, जब भी अंदर से वो आवाज आए कि तुझसे नहीं होगा, तो उसे अपनी असली आवाज मानने के बजाय एक अलग इकाई माने। मन में कहें, अरे चिंटू, तू फिर आ गया अपनी डरावनी कहानियां लेकर, अभी चुपचाप कोने में बैठ जा, मेरे पास बहुत काम है। और उसके बाद ठीक उसी प्यार और सहानुभूति के साथ खुद से बात करें, जैसे किसी सच्चे और समझदार दोस्त से करते। गलती हो गई तो क्या हुआ, सुधार लेंगे, कम से कम कोशिश तो की। ये छोटा सा बदलाव खुद पर यकीन की नींव को लोहे जैसा मजबूत कर देता है। ये खुद के प्रति दयालु होने की शुरुआत है। बिल्कुल। तो अब हमने 2 चीजें कर ली हैं। हमने अंदर के आलोचक को शांत कर लिया है और अपनी भावनाओं और तथ्यों में फर्क करना सीख लिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ये सारी जद्दोजहद तो दिमाग के अंदर की थी। हाँ, बाहरी दुनिया का क्या? बाहरी दुनिया में असल कदम कैसे उठाया जाए? क्योंकि अंततः आत्मविश्वास सिर्फ कमरे में बैठकर और अच्छा सोचने से नहीं आता, वो दुनिया का सामना करने से आता है। और यहीं पर हमें सफलता शब्द की पूरी परिभाषा को ही बदलना होगा। वो कैसे? अक्सर लोग ये सोचकर अपनी आधी जिंदगी निकाल देते हैं कि जिस दिन मेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा, उस दिन मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ नए कपड़े पहनूंगी, या जिस दिन मुझे वो बड़ा प्रमोशन मिल जाएगा, तब जाकर मुझे खुद पर पूरा यकीन होगा। ये तो एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो 10 किलो वजन कम होता है, दिमाग का आलोचक कहता है, अब थोड़े मसल्स भी दिखने चाहिए, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो। हाँ, कोई न कोई नई शर्त आ जाती है। बिल्कुल, ये शर्तों पर आधारित आत्मविश्वास है जो कभी टिकता नहीं है। इसीलिए स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि सफलता को किसी अंतिम परिणाम या मंजिल से पूरी तरह हटा लेना चाहिए। सफलता को सिर्फ और सिर्फ मैदान में उतरने या शो अप करने से जोड़ देना चाहिए। ये विचार अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है कि खुद पर यकीन पहले नहीं आता, वो कोई काम कर गुजरने के बाद आता है। एकदम सही। इंसान हमेशा यही सोचता है कि पहले अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस हो, तब जाके स्टेज पर चढ़ा जाए। जबकि सच्चाई ये है कि आपको पेट में उड़ती तितलियों और कांपते हाथों के साथ ही स्टेज पर जाना होगा। और एक बार जब माइक हाथ में लेके बोलना शुरू करेंगे, तब वो यकीन धीरे धीरे पीछे से आएगा। हाँ, बात बहुत अच्छी हुई या बुरी, किसी ने तारीफ की या बुरी तरह से नकार दिया, शुरुआती दौर में ये सब मायने ही नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि क्या इंसान ने डर के बावजूद अपनी बात रखने की हिम्मत जुटाई। सबसे बड़ी हार कोशिश न करना है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। बताइए। अगर हम सिर्फ मैदान में उतरने को या बस काम शुरू कर देने को ही सबसे बड़ी सफलता मान ले, तो क्या हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं मार रहे? एक अच्छा पॉइंट है। मतलब क्या हम काम की क्वालिटी से समझौता नहीं कर रहे? ये तो ऐसा हुआ कि काम चाहे कितना भी खराब हो, बस कर दिया, यही बहुत है।
क्या ये खुद को औसत दर्जे का होने की छूट देना नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और तार्किक सवाल है, लेकिन रिसर्च इस पर बहुत स्पष्ट है कि यहाँ बात जिंदगी भर क्वालिटी को कम रखने की नहीं हो रही है। तो फिर किस चीज की बात हो रही है? बात हो रही है उस शुरुआती दीवार को तोड़ने की जो डर और झिझक की वजह से पैदा होती है। किसी भी बड़े और मुश्किल काम में सबसे भारी हिस्सा उसकी शुरुआत करना ही होता है। जैसे किसी अजनबी से बात करने के लिए अपनी तरफ से सिर्फ नमस्ते बोलना। बिल्कुल। या किसी बहुत बड़ी रिपोर्ट को लिखने के लिए सिर्फ लैपटॉप का ढक्कन खोलकर पहली लाइन टाइप करना। अच्छा, यानी एक बार जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो अपने आप रफ्तार पकड़ने लगती है। सारा जोर बस उस पहली चाबी को घुमाने में लगता है। ठीक, ऐसा ही होता है। जब कोई भी शारीरिक एक्शन शुरू होता है तो डर का वो शोर खुद ब खुद कम होने लगता है, क्योंकि दिमाग अब भविष्य की डरावनी कल्पना को छोड़कर वर्तमान पल के काम में व्यस्त हो जाता है। समझ गई। काम की क्वालिटी तो तब सुधरेगी जब काम करने की आदत पड़ेगी, और काम करने की आदत डालने के लिए पहले बिना किसी शर्त के मैदान में डटे रहना जरूरी है। तो यहाँ से बनती है हमारी तीसरी और बहुत ही दमदार आदत। आदत नंबर 3, नतीजों की चिंता किए बिना सिर्फ शो अप करना। हाँ, बस उपस्थित होना। आज के दिन किसी भी काम के नतीजों की चिंता किए बिना, जीत या हार का हिसाब लगाए बिना, सिर्फ उस काम को करने के लिए खुद को प्रेजेंट रखना। काम शुरू होते ही खुद पर यकीन अपने आप आपके पीछे पीछे चला आएगा। बहुत अच्छे। तो दिन भर हमने ये सब किया, हमने अपने विचारों को छांटा, आलोचक को शांत किया और बिना डरे काम की शुरुआत की। तो अगली सुबह दिमाग फिर से उसी शून्य से शुरुआत करेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि अगर हम इसे एक आदत की तरह लॉक नहीं करेंगे तो दिमाग की वो पुरानी वायरिंग, वो जो सुरक्षा गार्ड है, अगली सुबह फिर से सायरन बजाकर हमारे सारे प्रयासों पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का दिमाग नकारात्मक चीजों को पकड़कर रखने में माहिर होता है। ये विकासवादी मनोविज्ञान का ही एक हिस्सा है। मतलब दिमाग गलतियों को गोंद की तरह चिपका लेता है। बिल्कुल। दिमाग गलतियों और खतरों को गोंद की तरह चिपका लेता है ताकि भविष्य में उनसे बच सके, और सफलताओं को पानी की तरह बह जाने देता है। इसलिए जब बात खुद की उपलब्धियों की आती है तो ये दिमाग सबसे बड़ा झूठा साबित होता है। रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग कहेगा, तुमने आज उस मीटिंग में एक बहुत ही बेवकूफाना बात कह दी थी, तुम तो हो ही ना काबिल, तुमसे कभी कुछ ढंग का नहीं हो सकता। हाँ, दिन भर में हुए 10 अच्छे कामों को भूलकर दिमाग सिर्फ उस एक गलती को पकड़ कर बैठ जाएगा। तो इसे कैसे रोका जाए? इसीलिए स्रोतों में एक बहुत ही प्रभावी तकनीक का जिक्र है, जहां इंसान को एक जासूस की तरह अपने ही भले के लिए काम करना होता है। इसे हम विक्ट्री लॉग या जीत का रिकॉर्ड बनाना कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ एक छोटी सी उपमा दूं तो ये पूरा परिदृश्य बिल्कुल एक अदालत की तरह है। अदालत की तरह? वो कैसे? सोचिए, आपका अपना दिमागी जज है और वही वकील है जो आप पर असफल होने का, बेकार होने का भारी मुकदमा चला रहा है। वो जज कह रहा है कि तुम्हारे अंदर कभी कोई योग्यता नहीं रही। सही बात है। अब अगर इंसान उस जज से सिर्फ जुबानी बहस करेगा तो वो पक्का हार जाएगा। उसे झूठा साबित करने के लिए ठोस दस्तावेज चाहिए, सबूतों की एक पक्की फाइल होनी चाहिए। अरे वाह, ये अदालत वाली उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है। ये जो विक्ट्री लॉग है ना, ये वही सबूतों की फाइल है। हाँ, जब दिमाग कहे कि तुमने कभी जिंदगी में कुछ सही नहीं किया, तो इंसान उस डायरी को खोलकर दिखा सके, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। बिल्कुल ऑब्जेक्शन। ये देखिए, कल मैंने ये मुश्किल ईमेल भेजा था जिससे मैं हफ्तों से भाग रही थी। परसों जब बहस हो रही थी तो मैंने चीखने चिल्लाने के बजाय बहुत शांति से स्थिति को संभाला था। एकदम यही तर्क काम करता है। और देखिए, इस डायरी में बहुत बड़े नोबेल पुरस्कार जीतने जैसी बातें नहीं लिखनी है, दिन भर की महज 3 छोटी छोटी जीत लिखनी है। जैसे आज मैं अलार्म बजते ही पहली बार में उठ गई। हाँ, या आज मैंने गुस्से में बात नहीं की। आपके पास अपने दिमाग के झूठ को काटने के लिए रोजाना के ठोस तथ्य आ जाते हैं। और जब इंसान हर हफ्ते या हर महीने इन सबूतों के पन्नों को पलट कर देखता है तो उसे अपनी पसली ताकतें दिखाई देने लगती हैं। ये डायरी उस वक्त सबसे बड़ा हथियार बनती है जब खुद पर यकीन डगमगाने लगता है। तो ये रही हमारी चौथी और अंतिम आदत। आदत नंबर 4, सबूत जुटाना या विक्ट्री लॉग। हर रात सोने से पहले अपने फोन के नोट्स ऐप में या किसी छोटी सी डायरी में दिन भर की अपनी 3 छोटी जीत को लिखना। एक जासूस की तरह अपने ही अच्छे कामों का रिकॉर्ड रखना। और इसी के साथ मनोविज्ञान के उन 5 गहरे पाठों से निकली हमारी ये 4 कदमों वाली दैनिक कार्य योजना पूरी होती है। चलिए एक बार जल्दी से इस पूरे एक्शन प्लान को एक धागे में पिरो देते हैं।
ताकि ये दिमाग में बिल्कुल पक्का हो जाए। बिल्कुल, सारांश बहुत जरूरी है। अगली आदत है मानसिक ठहराव। भावनाओं और तथ्यों में फर्क करना सीखें। भविष्य का उधार लेकर बेकार का ब्याज भरना बंद करें। हाँ। दूसरी आदत है आंतरिक बातचीत को बदलें। अंदर के उस आलोचक चिंटू को अलग बैठाएं और खुद से उसी प्यार से बात करें जैसे एक सच्चे दोस्त से करते हैं। एकदम सही। तीसरी आदत है सिर्फ मैदान में उतरें, शो अप करें। काम के बेहतरीन या खराब होने की चिंता किए बिना बस पहल करें। और चौथी आदत है रात को एक वकील की तरह अपना विक्ट्री लॉग लिखें और अपने ही दिमाग के झूठ को असली सबूतों से चुनौती दें। इन सारी आदतों और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के पीछे का जो सबसे बड़ा और सबसे अहम संदेश निकल कर आता है वो ये है कि खुद पर यकीन करना आसमान से गिरी कोई शक्ति नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक गहरा व्यक्तिगत निर्णय है, एक ऐसा फैसला जो इंसान खुद से रोज करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितनी भी गलतियां करूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपने साथ खड़ा हूं। मैं अपने साथ हूं। ये बहुत ही शक्तिशाली और आजाद करने वाला वाक्य है। और आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार है जो मैं यहाँ छोड़कर जाना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। चूंकि आज ये पूरी तरह साफ हो गया है कि आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस पहल करने के बाद आता है, उससे पहले नहीं। वो बिल्कुल उस मांसपेशी की तरह है जो जिम में पसीना बहाने के बाद उभरती है, उससे पहले नहीं। हाँ, काम पहले, कॉन्फिडेंस बाद में। तो आज के लिए सोचने वाली बात यह है, लोगों की जिंदगी का वो कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे वे सिर्फ और सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अंदर उसे करने का आत्मविश्वास नहीं है। ये गहरा सवाल है। क्या होगा अगर आज बिना किसी यकीन के, बिना किसी परफेक्ट तैयारी के, हाथ पैर कांपते हुए ही सही, इंसान बस वहां शो अप कर जाए और कदम बढ़ा दे? सोचकर देखिए।